हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टार्टिंग की थी। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज 2 काइंड ऑफ चार्जेस किए थे। अब उससे हमने आगे देखना है। आज हम कवर करेंगे मेन जो टॉपिक है हमारा, चार्जिंग के मेथड्स हमने करने हैं। ठीक है, तो उनको चार्जिंग के मेथड्स को करने से पहले कुछ एक ये आर्टिकल बेसिक करने ज़रूरी हैं। हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स किसे कहते हैं। एक तो what are conductors and second what are insulators। ये दोनों बेसिक बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, जब ही हम आगे मेथड्स को समझ पाएंगे। कंडक्टर्स जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स में तो क्या होता है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, ये बात पढ़ी है। इंसुलेटर में हमने कहा कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखना है कि जो चार्ज का क्या रोल है। इसके अंदर चार्ज का रोल, हम कंडक्टर्स को अगर देखें तो इस तरह से कंडक्टर्स को बना सकते हैं। मान लो मेरे पास सपोज ये आयरन है, ठीक है, मेटल हो गया आयरन। आयरन के अंदर हमें पता है कि इस तरह से बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये पॉजिटिव मैंने दिखाया, न्यूक्लियस ऑर्बिट्स मैंने दिखाए हैं इसके एटम के। हमें ये भी पता है कि एटम्स क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। फिर मैंने इसी तरह से दूसरा एटम बनाया, तीसरा एटम बनाया, चौथा एटम बनाया। बनाए जाओ, कितने एटम होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर? नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? बहुत सारे, अनकाउंटेबल। ठीक है, हमने थोड़े से दिखा दिए। ऐसे ये इनके अंदर हमने दिखा दी। सपोज़ ये यहाँ पर क्या है, इनकी बॉन्डिंग है। अब तुम्हें कुछ याद आया होगा कि इस तरह का मॉडल तो पढ़ा हुआ है हमने, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, स्प्रिंग बॉल मॉडल हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड्स के अंदर ऐसा होता है। उसी को हम ले रहे हैं यहाँ पर कि इस आयरन के अंदर इस तरह से एटम्स हैं, और इन एटम्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, न्यूक्लियस में, उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। एज ए होल ये क्या रहता है यहाँ पर? न्यूट्रल। इसी तरह से यहाँ भी क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कुछ एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी मिल सकते हैं, लेकिन एज ए होल एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल। क्योंकि यहाँ पर कुछ एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल गए हैं, तब भी एज ए होल यहाँ पर कंडक्टर क्या रहेगा? न्यूट्रल। ठीक है, मैं ये कह देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कुछ चार्ज आ जाएगा, लेकिन एज ए होल अब भी क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं एटम क्या है? न्यूट्रल है। अब उसके बाद आगे चलें, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार है किसके लिए? कंडक्शन के लिए। कंडक्शन का मतलब चलना या बहना। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के फ्लो के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार हैं। तो हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स के अंदर इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंडक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ हीट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। फ्री इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब चार्ज का रोल है यहाँ पर। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है वो किस वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर की बात अगर हम करते हैं, इंसुलेटर में भी इसी तरह से एटम्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी हम एटम्स बना सकते हैं, अनकाउंटेबल एटम्स हमने बनाए। इसी तरह से स्प्रिंग लाइक बॉन्डिंग दिखाई यहाँ पर। इसी तरह से ये बॉन्डिंग हमने दिखा दी है। इसके अंदर भी यहाँ पर फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? जो इसके अंदर टाइटली फिक्स रहते हैं, ये फ्री नहीं है, यानी कि इनको हम क्या नाम देंगे? इनके अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है? नॉट फ्री, फ्री नहीं है। इसलिए जब फ्री नहीं है तो बेचारे किस तरह से तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाएंगे और किस तरह से अपने यहाँ अंदर हीट का फ्लो करवाएंगे। तो इसलिए हमें एक बेसिक डिफरेंस पता लग गया। कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। क्या मैं कहूँ ये न्यूट्रल है? यस, ये न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल है? यस, ये भी न्यूट्रल है। ध्यान रखना है, ये भी एज ए होल क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। और इंसुलेटर भी एज ए होल क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। तो न्यूट्रल यहाँ पर दोनों रहेंगे। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और
इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चलते हैं जिसके अंदर आता है कि कोई बॉडी क्यों चार्ज हो जाती है, कॉज ऑफ चार्जिंग, उसको देखते हैं अब हम यहाँ पर। कॉज ऑफ चार्जिंग, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कॉज ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सी बात है, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉज ऑफ चार्जिंग की कोई बॉडी क्यों चार्ज हो जाती है, हमने पहले बात की थी कि कोई भी अगर हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है तो वो चार्ज बॉडी अपनी प्रेजेंस कैसे शो करती है, तो हमने ये बात की थी कि वो क्या लगाती है, सभी दूसरी बॉडीज़ पर फोर्स लगाती है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज बॉडी दूसरी बॉडीज़ पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, अपनी प्रेजेंस शो करती है। तो ये यहाँ पर चार्ज बॉडी है। अब हम देखते हैं कि कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है। याद आ रहा होगा आपको, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ग्लास रोड को सिल्क से रब किया था, वो करते हैं हम यहाँ पर। मान लो मेरे पास ये इस तरह से क्या है, ग्लास रोड, और इसी तरह से मेरे पास ये यहाँ पर क्या है, सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड के अंदर हम यहाँ ले लेते हैं ग्लास के ही, पहले हम यहाँ पर ग्लास के एटम्स हमने शो कर दिए। हमें पता है ग्लास कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे, इस तरह से टाइटली फिट मिलेंगे, बाउंड मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिलेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सारे के सारे अंदर टाइटली फिक्स मिलेंगे। ये भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्डिंग का कोई काम नहीं है वैसे, बाकी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ये हमने देख लिया। ऐसे सिल्क का, सिल्क के अंदर भी यही होगा। सिल्क के अंदर अगर हम सिल्क के एटम्स बनाएं, ये सिल्क बन गया हमारे पास। सिल्क भी यहाँ पर क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसके अंदर भी हमने इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए, ये भी यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और दोनों के दोनों अगर हम देखें, बेसिक बात हमने की थी, ये एटम क्या है, न्यूट्रल, ये एटम भी क्या है, न्यूट्रल, ये एटम भी क्या है, न्यूट्रल, यानी सारा न्यूट्रल, पूरी एज ए होल पूरी की पूरी बॉडी ही क्या है, फिर इसका मतलब न्यूट्रल। ऐसे ये एटम क्या है, न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल, इसका मतलब ये भी एज ए होल पूरी की पूरी बॉडी यानी कि जो सिल्क क्लॉथ है वो भी क्या है, न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इस वजह से न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इस वजह से न्यूट्रल। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने इस ग्लास रोड को लिया, सिल्क क्लॉथ से रब करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या की, रबिंग कर दी। जब रब करेंगे तो हमें पता है रब करते ही क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये हीट क्या होगी, इसके अंदर भी जाएगी, इसके अंदर भी जाएगी, दोनों के अंदर जाएंगी। अब ये हीट क्या करेगी, जिस भी एटम के, चाहे वो ग्लास के हों चाहे वो न्यूट्रल सिल्क क्लॉथ के हों, यानी कि सिल्क के हों या फिर ग्लास के हों, जिसके भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड ज़्यादा होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलते ही उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एटम से। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लो ये जो यहाँ पर ग्लास है, ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या है, लूजली बाउंड है। और ये सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, टाइटली बाउंड है। लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड, लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड। अब क्या होगा, जब हीट यहाँ भी जाएगी, जब हीट यहाँ भी जाएगी, तो तुम समझ सकते हो कि किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से एटम को छोड़ने को तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। इसके लूजली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, चलो जी इसको हम रब करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर आ गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि जो हम बैलेंस ले रहे थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या वो बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा।
नहीं रहेगा ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ग्लास के अंदर क्या होंगे, पहले से कम हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से कम पड़ जाएगी और प्रोटॉन्स क्या रहेंगे इसमें ज़्यादा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, जाकर इसके अंदर एंटर हो जाएगा, सिल्क के अंदर। जैसे इसके अंदर एंटर होगा, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉनों से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, यहाँ प्रोटॉन्स ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे थे, अब प्रोटॉन ज़्यादा है, एक फालतू प्रोटॉन को कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इसके पास भी वही बात बनी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से जो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बैलेंस हो रही थी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने वाला कोई भी प्रोटॉन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही और रब करो, रब करेंगे हीट आएगी, एक और इलेक्ट्रॉन सपोज करो इसमें से ऐसे ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर क्या चल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे इसमें प्रोसेस हुआ, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र हुआ, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ दिखा देते हैं, इसको भी हटाकर यहाँ दिखा देते हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ये पूछे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। इसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो हमें एक सिंपल सी बात पता लग गई, कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन सिल्क यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ग्लास ने ही इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े हैं। ये ऐसे भी तो हो सकता था कि सिल्क इलेक्ट्रॉन छोड़ता और वो ग्लास के अंदर चले जाते, बिल्कुल हो सकता था ऐसा। तो ये किस बात से डिसाइड होगा, अभी तो हम ये मान कर चलें कि यहाँ पर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ग्लास में, और सिल्क में क्या लिया हमने, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, मान कर चलें। यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म का नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस एटम या मॉलिक्यूल। एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी, उसी को हमने क्या नाम दिया, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जितने टाइटली न्यूक्लियस को बंधे हुए हैं, क्या गारंटी है कि इसके इलेक्ट्रॉन भी इतने टाइटली बंधे होंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री में कुछ पढ़ चुके हैं ऐसा कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके साइज़, जैसे हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। साइज़ बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं उनको तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बना कि यहाँ पर एटम्स के ऊपर ये बात डिपेंड करती है, और एटम्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने क्या नाम दिया, वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन से डिसाइड होता है। वर्क फंक्शन को बच्चों क्या यूनिट देते हैं हम, वैसे तो एनर्जी है ये, और एनर्जी की यूनिट यहाँ पर क्या होती है, जूल। लेकिन हमें यहाँ पर एक और छोटी यूनिट, क्योंकि वर्क फंक्शन बड़ा ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हम इसको किस में मेज़र करते हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए इसे यूज़ करते हैं हम। बड़ी एनर्जी होती है तो जूल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन इसका हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन इसका हो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले
ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ये भाग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी एक लो वर्क फंक्शन मटेरियल को हाई वर्क फंक्शन मटेरियल से रब करेंगे तो लो वर्क फंक्शन वाला पॉजिटिव हो जाएगा और हाई वर्क फंक्शन वाला नेगेटिव हो जाएगा। और कोई ये पूछे कि चार्जिंग का कॉज क्या है, जो हमारा मैटर था कॉज ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, तो हम क्या कह सकते हैं उसका कॉज क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे चार्जिंग होगी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना हुए होते ना तो ये पॉजिटिव होती और ना ही ये नेगेटिव होते। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि चार्जिंग का कारण क्या है या इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण क्या है, उसका सिंपल ये 3 शब्द हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से कोई बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी वो किस बात से डिसाइड होगी, वो एक टर्म है वर्क फंक्शन से, उससे डिसाइड होगी। तो वर्क फंक्शन डिसाइड करवाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली तुमसे एक बात पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर अगर हम ऐसे करें कि मेरे पास एक ये बॉडी ए है और इसी तरह से दूसरी एक बॉडी यहाँ पर क्या है बी, इसका वर्क फंक्शन बताया गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन बताया गया 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ कि दोनों को जब हम रब करेंगे तो कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी, कौन सी बॉडी नेगेटिव होगी। आसानी से बता सकते हो कि भाई 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी वर्क फंक्शन, तो इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, इसके इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और इसके अंदर चले जाएंगे। इट मीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने लूज़ कर दिए पॉजिटिव हो गया, इसने गेन कर लिया ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन जब भी लो वर्क फंक्शन मटेरियल को हाई वर्क फंक्शन मटेरियल से रब करेंगे तो लो वर्क फंक्शन वाला मटेरियल क्या होगा पॉजिटिव और हाई वर्क फंक्शन वाला मटेरियल क्या होगा नेगेटिव। तो सिंपल सी ये बात आ गई। इसका मतलब कोई तुमसे ये कहे कि 2 बॉडीज़ को रब किया, कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, या जैसे मैं ये करता हूँ मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, कोई भी मैं 2 बॉडी ले लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक ये हम ऐसे करते हैं 2 बॉडीज़ ये ले लेते हैं, चलो हम इनको ही ले लेते हैं, या मेरे पास एक ये शटल का एक ये बॉक्स है, मैं इन दोनों को ऐसे रब करता हूँ, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैसे पता लगेगा अब यहाँ पर, तो हमें नहीं पता लगेगा। वो सिर्फ एक ही बात से पता लगता है कि भाई बताओ पहले इस मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या है और इस मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या है। दोनों वर्क फंक्शन हम लिख लेंगे, दोनों वर्क फंक्शन लिखने के बाद देख लेंगे कि भाई जिसका वर्क फंक्शन कम है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से डिसाइड हो जाएगा। इट मीन यू नीड टू नो वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल्स। अगर वर्क फंक्शन पता है तो पता लग जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें ये याद करने हैं, नहीं याद करने, ये तुम्हें बताए जाएंगे। तुम्हें तो ये पता है कि पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा। भाई हायर और लोअर वर्क फंक्शन को के 2 मटेरियल को रब करोगे तो लोअर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, हायर वाला नेगेटिव होगा। तो हमें ये वर्क फंक्शन बता दो, हम भी बता देंगे कि पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? 2-3 यहाँ पर बातें निकल कर आती है, बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी वो पॉजिटिव होगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या मिलेगा, कंपेयर करोगे तो लो वर्क फंक्शन मिलेगा। ये वर्क फंक्शन क्या है, लोअर है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका वर्क फंक्शन क्या मिलेगा, हायर मिलेगा। ठीक है। और कॉज अगर पूछते हैं सिंपली इलेक्ट्रिफिकेशन का या चार्जिंग का तो सिंपल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बिफोर चार्जिंग इसका मास, आफ्टर चार्जिंग सेल का मास जो था, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बाद भी इनके मासेस पर इफेक्ट पड़ेगा। सोचो इस बात को। अगर हम ये बात करें अगर हम लिखें इफ़ेक्ट ऑन मास आफ्टर चार्जिंग के बाद इफ़ेक्ट ऑन मास क्या होगा, साफ ही पता लग रहा है। सिल्क को फ़ायदा हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मास 2 इलेक्ट्रॉन के मास से बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मास मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सिल्क के लिए मैं लिख दूँगा 2m। अगर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर हम क्या ले लें, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 2m हो जाएगा। इसी तरह से
इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मास भी कितने से डिक्रीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से, इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात बनी, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी उसको फ़ायदा होगा, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, मास के अंदर चेंज आएगा। यानी कि कोई भी अगर ये पूछता है कि क्या मास में कोई चेंज आएगा, आंसर क्या है, यस चेंज आएगा, यस चेंज आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो देखो, क्या आप तुम सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो इसके अंदर जो भी हमने बात डिस्कस की है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने मोबाइल में। नेक्स्ट आर्टिकल, चलो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, कुछ एक हम मटेरियल लिख सकते हैं, SEPR, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्लास, फर D। ये क्या लिखा है देखो, मैंने जनरली एक मैंने वो मेथड बनाया याद करने का कि यहाँ पर अगर सिल्क है, यहाँ पर अगर एबोनाइट है, यहाँ पर अगर प्लास्टिक है, यहाँ पर रबड़ है, और ये यहाँ पर क्या है, कॉम। ऐसे उधर लिख सकते हो। ये अगर ग्लास है, ये अगर फर है या फिर वुल है, ये भी अगर फर है या फिर वुल है, ये भी अगर फर है या फिर वुल है, और ये यहाँ पर क्या है, ड्राई हेयर। अगर हम यहाँ पर ऐसे करें, सिल्क को ग्लास से रब करें, तो अभी देखा था सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव, और सॉरी सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव, और ग्लास पर क्या आया था, पॉजिटिव। इट मीन यहाँ पर ये एक ऐसी टेबल बना दी कि एबोनाइट को फर से रब करोगे, एबोनाइट नेगेटिव हो जाएगा, फर या वुल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉम को ड्राई हेयर से रब करोगे, कॉम क्या होगा, नेगेटिव, ड्राई हेयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से अगर तुम वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन भी बता सकते हो। इस साइड जो मैंने मटेरियल्स लिखे हैं इनका वर्क फंक्शन क्या होगा, उधर वालों से ज़्यादा होगा कि कम होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, जल्दी सोच कर बताओ। क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफ़र हुए, यस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इस तरह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ट्रांसफ़र हुए हैं, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, तो इसका मतलब इनका वर्क फंक्शन क्या था, लोअर वर्क फंक्शन, और इनका क्या था, हायर वर्क फंक्शन। तो ये यहाँ पर इस तरह से सीरीज़ याद रख सकते हैं। इसी तरह से एक सीरीज़ और भी है जिसको हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ ऑफ मटेरियल्स। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ ऑफ मटेरियल क्या है ये सीरीज़, हमें सीरीज़ नहीं याद करनी, लेकिन सीरीज़ के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको याद करना है। क्या है वो करैक्टरिस्टिक्स, कुछ एक पहले हम इसके अंदर मटेरियल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ग्लास है, फर है, वुल है, और ऐसे चलती गई। सपोज़ यहाँ पर रबड़ आता है, वुड आता है, इस तरह से ये सीरीज़ है, सपोज़ करो। ठीक है, ना तो ये सीरीज़ याद रखनी है और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ऑर्डर है मटेरियल का, ये एग्जैक्ट है बट ये एग्जैक्ट नहीं है, ना ही ये याद करना। लेकिन इस सीरीज़ की तुम्हें करैक्टरिस्टिक्स याद करनी है। वो क्या है, इस सीरीज़ की पहली करैक्टरिस्टिक्स तो ये है कि जो मटेरियल पहले है इसमें, विच वन इज़ अर्लियर, जो भी पहले है उसको बाद वाले से जब रब करोगे तो पहले वाला पॉजिटिव हो जाएगा और बाद वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस फर को वुल से रब करूँगा तो फर पॉजिटिव हो जाएगा और वुल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि क्या बात बनी, ध्यान से देखो कि इस सीरीज़ में मटेरियल्स को इस तरह से अरेंज किया गया है, मटेरियल दैट अकर्स अर्लियर वुड बिकम पॉजिटिवली चार्ज इफ़ रब्ड विद द लेटर वन। लेटर बाद वाले से जब तुम रब करोगे तो बाद वाला पहले वाले को पॉजिटिव बना देगा और बाद वाला खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसी चलती जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक तो करैक्टरिस्टिक्स ये पता लग गई कि पॉजिटिव पहले है उसके बाद नेगेटिव आएगा, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, इस तरह से होगा। फिर दूसरा वर्क फंक्शन को सोच कर देखो, क्या वर्क फंक्शन इस तरह से नहीं होने चाहिए। सपोज़ इसका 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
इसका फिर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, इसका फिर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए अगर ये वैल्यूज़ हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर वर्क फंक्शन का कौन सा ऑर्डर मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। यानी कि ये एक तरह की इस तरह की सीरीज़ है, यानी मटेरियल आर अरेंज इन सच ए वे दैट वर्क फंक्शन इंक्रीजेज इफ़ वी गो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इस तरह से है। तो हमें बस दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक तो जो मटेरियल पहले है सीरीज़ में उसको बाद वाले से रब करते हैं तो पहले वाला पॉजिटिव होगा, बाद वाला नेगेटिव होगा। इसी तरह से जो वर्क फंक्शन है इनके, वो वर्क फंक्शन किस तरह से हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि बढ़ता जाएगा, लास्ट वाले का मैक्सिमम मिलेगा और फर्स्ट वाले का मिनिमम मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ भी बोलते हैं और ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ मटेरियल की सीरीज़ नहीं याद करनी, बट इसकी दोनों करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। क्या, असेंडिंग ऑर्डर और वर्क फंक्शन एंड मटेरियल विच वन अकर अर्लियर विल बिकम पॉजिटिव व्हेन रब्ड विद द लेटर वन। ठीक है, तो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ हो गई। आज का दैट्स ऑल, आज का लेक्चर इतना ही। ठीक है।